नमस्कार, मैं पूनम मसीह आप सभी का स्वागत करती हूँ जनचौक पर। जनचौक की टीम आज पहुँच चुकी है वाराणसी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वाराणसी की पहचान उनके घाटों से है। तरह तरह के घाट हैं जहाँ लोग आते हैं अपनी श्रद्धा के अनुसार, और इन घाटों की पहचान है यहाँ के नाविकों से, नाविक समाज से, जो लोगों को दर्शन कराते हैं, घुमाते हैं, दिखाते हैं असली बनारस को। तो आज इसी विषय पर, जब चुनावी माहौल चल रहा है यूपी में, अगले साल चुनाव होने वाले, विधानसभा चुनाव होने, 430 सीटों पर विधानसभा चुनाव होंगे, तो हमारी पहली यात्रा शुरू हुई है बनारस से। तो बनारस में हम बात करेंगे नाविक समाज के नेता शंभूनाथ जी से, जानेंगे कि उनकी क्या परेशानियां रहे पिछले 5 साल में, सरकार ने क्या वायदे किए, किन वायदों को पूरा किया है, किन को नहीं पूरा किया है। इस बीच लॉकडाउन रहा, लॉकडाउन में उनकी क्या स्थिति रही है, उनके समाज के लोगों की क्या कंडीशन रही है, आर्थिक तौर पर कितनी कमजोरी आई है उनके व्यापार में। इन सब विषयों पर बात करने के लिए हमारे साथ है शंभूनाथ जी। शंभूनाथ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। नमस्कार, आप बहुत धन्यवाद जो हमसे आपने हमारे समाज के बारे में जानने की कोशिश की। मैं बताना चाहता हूँ अपने समाज के बारे में। हमारी समाज जो है ना, वो डेली कुआं खोदती है और डेली पानी पीती है, मगर उनको डेली कमाना है और डेली खाना है। अगर एक दिन नावें हमारी बंद हो जाएगी तो समझ लीजिए कि हमारे घर का जो चूल्हा है वो जलेगा नहीं। अच्छा, जैसा आपने कहा, तो इस हिसाब से लॉकडाउन बहुत लंबे पीरियड तक रहा है। इस कंडीशन में आपके समाज के लोगों की कैसी स्थिति रही है? सरकार की तरफ से क्या कोई मदद मिल पाई आप लोगों को? 18 महीने कोविड के समय में हमारी पूरी तरीके से जो रोजी रोटी थी वो पूरी ठप पड़ी हुई थी। और कोई भी सरकार या अन्य कोई भी सरकार हुआ, कोई भी एक बार भी हमारे समाज के बारे में जानने की कोशिश नहीं की। बड़े बड़े वादे किए गए, बड़े बड़े ऑफर दिए गए, और जो सरकार की तरफ से 1000 रुपये की हम लोग को जो फॉर्म भराने वाला था, बैंक में हम लोग को पैसा आने वाला था, 3500 फॉर्म मैं अपने हाथ से भर के नगर निगम में जमा किया था, मगर 1 रुपये भी हमारे समाज के खाते में आया नहीं। अच्छा, वैसे पीएम मोदी हमेशा बनारस के विकास की बात करते, तो क्या आपको लगता नहीं है कि बनारस का विकास नाविक समाज के बिना अधूरा रह जाएगा अगर आप लोगों का विकास नहीं हो पा रहा है तो? देखिए, हम लोग जो समाज के लोग हैं ये तो बताना चाहते हैं कि विकास के बारे में अगर बात हुई, विकास तो हर जगह हो रहा है। ऐसा कॉरिडोर हो गया या रोड बन गए या घाट सफाई हो गया, कुछ भी हो रहा है, ठीक है, अच्छी बात है, मगर हमें चाहिए रोजी और रोटी चाहिए। हमको रोटी चाहिए और रोजी चाहिए हमें। हमारा परिवार बढ़ रहा है, हम लोग का परिवार बढ़ रहा है, सब बच्चे हो रहे हैं, बड़े बड़े हो जाएंगे, हम लोग को आरक्षण नहीं मिल रहा है। हमारे बड़े जो बच्चे हैं पढ़ लिख के घर में ही पढ़े हुई हैं। हमारी छोटी बहन PhD कर ली है, वो भी घर में पढ़ी हुई है। हमारा छोटा भाई LLB कर लिया हुआ है, हम लोग भी पढ़े लिखे हैं, मगर कोई ऐसा हम लोग कार्य नहीं मिल रहा है कि हम लोग जो सरकारी जॉब करें, हम लोग को आरक्षण मिल रहा है कि हमारे बच्चे पढ़ लिख के अधिकारी बने, IAS PCS बने, मगर ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे समाज के लोग सिर्फ नाव चला रहे हैं, मछली मार रहे हैं, खेती बाड़ी कर रहे हैं, और कोई अगर डूबता है तो उसको निकालते हैं, गोताखोर इसको बोलते हैं। अच्छा, आपने आरक्षण की बात की, अभी बहुत खबरों में है, जैसे कि विधानसभा चुनाव नज़दीक है, निषाद समाज के आरक्षण की मांग चल रही है और इस पे 2 धड़े में बटी हुई है राजनीति। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, जो आरक्षण की बात चल रही है हमारे समाज के बारे में, जब ये चुनाव आता है पास में, तब तो ये कोई भी सरकार हुआ, हमारे समाज का वोट लेने के लिए लोग आरक्षण की बात करते हैं, बहुत तरह की बात करते हैं। चुनाव खत्म हो जाने के बाद निषाद समाज कौन है ये किसी को, सरकार को पता नहीं चलता है। हम लोग इतने परेशान थे इधर बीच हम लोग को, मगर हम लोग बहुत परेशान थे। हम लोग सरकार से बात की, शासन से बात की, प्रशासन से बात की, हम अपने समाज के बारे में लगातार बात कर रहे थे, मगर एक बार भी कोई भी सरकार हमारे समाज के बारे में नहीं सुना। मगर अब चुनाव का जब समय आ गया तो हमारे समाज के बारे में बोले कि आरक्षण आपको देंगे, आपको बढ़िया बढ़िया नाव बनवा देंगे, आपका घर बनवा देंगे। अब बहुत अच्छी बात कर रहे हैं सरकार के लोग। अच्छा, अभी मैं थोड़ी देर पहले आपसे मेरी बात हो रही थी, आपने कहा कि 13 तारीख को जिस दिन कॉरिडोर का उद्घाटन किया गया है, उसके बाद से आप लोगों को नावें नहीं चलन दी, जबकि देखा जाए उस दिन बहुत लोग यहाँ मौजूद थे, भीड़ की भीड़ थी। तो आप लोगों का कितना नुकसान हुआ इस चीज़ से? सच्चाई बताया तो उस दिन मौके पे मैं घाट पे, मैं कब सुबह 7 बजे से लेके शाम को 11 बजे तक, रात तक मैं घाट पे था। हमारे समाज के लोग, जो वरिष्ठ लोग हैं या हम लोग हैं या छोटे लोग हो गए, हमारा एक मीटिंग हुआ था अधिकारियों के बीच में। उस मीटिंग में मैं भी था। उन्होंने ये बात कहा था कि गंगा में चलेगी एक लगी की बैरिकेडिंग, इस तरफ से प्रधानमंत्री की नाव चलेगी और इस तरफ से जो हम लोग को CNG वाली नाव है, CNG इसको बोलते हैं, गैस वाली नाव, ये चलेगी। मगर अधिकारियों ने लगातार हम लोग को अनाउंस करके हमारे सवारियों को भड़का दिए लोग, हम लोग की नाव ने चलने दिए। उसके बाद रात को अधिकारी आते हैं, करीब रात को 9:30 बजे,
प्रधानमंत्री के जाने के बाद अब वो बोले आप लोग नाव क्यों नहीं चला रहे हैं। तो हम भैया बोले आप लोग तो मना कर दिए, पहले आप लोग मीटिंग में बोले नाव चलेगी, उसके बाद बोलेंगे नाव नहीं चलेगी। जब हम लोग हमारा एक वार्ता हो गया, अधिकारियों से वार्ता हमारा हो गया कि गंगा में लगेगी बैरिकेडिंग, उस तरफ से प्रधानमंत्री की नाव चलेगी, इस तरफ से हमारी नाव चलेगी। हाँ, अपना सुरक्षा देखते हुए लाइफ जैकेट और लाइफ बॉय हम रख के अपने नाव पे सवारी को भ्रमण करवाएंगे, मगर अधिकारियों ने लगातार अनाउंस करके हम लोग की नाव बंद करवा दी गई थी। तो आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं उपेक्षा की गई है, कहीं ना कहीं जिसकी वजह से घाट फेमस है, जिन चीज़ों के लिए जाना जा रहा है, उस समाज के लोगों की उपेक्षा की जा रही है और उनको बढ़ाया जा। और भी बहुत सारी चीज़ें इन 5 सालों में कई कुछ बदला। हमारे साथ और भी नाविक समाज के लोग, उनसे बात करेंगे। अब हमें ये बताइए कि देव दीपावली 2 लॉकडाउन के बाद देव दीपावली पार हुई, इस देव दीपावली में कितना नुकसान हुआ आप लोगों को? नुकसान तो बहुत हुआ, लोग सीएनजी चलवा रहे हैं, ये चलवा रहे हैं, लेकिन उस समय इतनी ही बोटें चलती हैं, जो स्पीड से चल रही हैं बोटें, उससे काफ़ी दिक्कत आती है। तो उस हिसाब से देखकर बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया। अच्छा, आपने सीएनजी की बात की है, तो क्या डिफरेंस है, इससे क्या फ़र्क पड़ा सीएनजी और नॉर्मल बोट में जो आ रहा है? नॉर्मल बोट एक स्पीड बन के चलती है, सीएनजी में क्या है कि कोई लिमिट नहीं है, स्पीड नहीं है, उसमें लोग स्पीड से ही काफ़ी लोग चला रहे हैं। अब नया जिसे मान लीजिए किसी को बाइक मिलता है तो वो पहला आराम 20-30 के स्पीड में चलाना सीखता है, जब वो सीख जाता है तब 50 के स्पीड में भगाता है ना। यहाँ पे लोग बिना सीखे ही 50 के स्पीड में भगा, क्योंकि उसको कंट्रोल मालूम नहीं है कि कितना कंट्रोल करना है कितना नहीं। हम लोग की जो इंजन वाली बोट है वो उसका लिमिट पता है, वो एक सीमित से ही चलती है। तो आप मतलब देखिए, यहाँ पर सिर्फ नाविक समाज की ये समस्या नहीं है कि उनको इनकम नहीं है, उनके साथ ये भी समस्या कि 2 तरह की बोट है जिनके कारण उन्हें बहुत सारी परेशानियाँ का सामना करना पड़ रहा है। अच्छा, एक और चीज़ है, पूरे 18 महीने का लॉकडाउन एक नाविक समाज के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, क्योंकि पूरा डिपेंड है आप लोग। अभी भी बहुत सारे लोग हैं कि आ रहे हैं, बहुत लोग नहीं आ रहे, ओमिक्रॉन दोबारा आ चुका। इसका आप लोगों के ऊपर कितना असर पड़ेगा और क्या आपको लगता है कि सरकार मदद करेगी इस बार, जैसे पिछली बार कहा लेकिन कुछ हो नहीं पाया, क्या इस बार कुछ उम्मीद है? इस बार उम्मीद कहाँ से रहेगा, जब एक दिन में उम्मीद तोड़ दिया गया। एक दिन के लिए जब ये प्रधानमंत्री जी आए उस दिन बोट नहीं चलने दिया, तो अगले साल लॉकडाउन में पता चला अभी लॉकडाउन लग गया, तो फिर कौन पूछने आएगा? हमको तो लग रहा है कोई पूछने भी नहीं आएगा। आप देखिए कि कितनी निराशा है लोगों के बीच में। उनका कहना है कि भले ही सरकार बड़े बड़े वादे करे, संसदीय क्षेत्र है प्रधानमंत्री जी का, लेकिन उसके बाद उन्हें किसी तरह की कोई सुविधा नहीं जा रही है। चुनाव को देखते हुए आरक्षण की बात तो ज़रूर की जा रही है, लेकिन कहीं भी इम्प्लीमेंट हो पाएगा इसका कहीं भी इन लोगों को आशा नहीं नज़र आ रही है। मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ, हम घाट पे मौजूद हैं और नाविक समाज के लोगों से ही मुलाकात कर उनकी परेशानियों को जानने की कोशिश कर रहे हैं कि उनकी इनकम पर कितना असर पड़ा और कितना ज़्यादा सरकार की तरफ से सहयोग मिला। अच्छा, आगे की आप लोगों की आपको क्या लगता है कि आगे कुछ ऐसा हो पाएगा जिससे आपके समाज में कुछ उन्नति हो पाए, जैसे आरक्षण को लेकर बात की जाए? राजनीति को जुमला है, जुमला है कि आरक्षण की बात जब भी सरकार पिछले 450 लोग सरकार हमेशा जब भी बात उठी है तो हम लोग के लिए आरक्षण की बात करते हैं। आज जब चुनाव नज़दीक आ गए हैं, विधानसभा चुनाव नज़दीक आ गया, तो उनको हम लोग के साथ समाज की चिंता होनी चाहिए। पहले 4.5 से उनकी चिंता क्यों नहीं, जब लॉकडाउन था, फिर बाढ़ का टाइम था, तो इनको हम लोग की कोई चिंता नहीं थी। बाढ़ में हमारे घर के जो महिलाएँ थी, गरीब तो कुछ परिवार ऐसे कि जो डेली खाते हैं, डेली कमाते हैं और डेली खाना खाते हैं, उनके कंडीशन ऐसे थे, उनके बच्चे पढ़ाई नहीं कर पा रहे थे, उनके स्कूल का फीस नहीं भर पा रहे थे, उनको अपने घर का लेबर वगैरह सब बेच के उनको सारा काम करना, उससे उनको सरकार की कोई मदद नहीं करती। अच्छा, आपने एक बड़ी बात की, अपने महिलाओं की प्लस एजुकेशन की बात की, तो आपकी इनकम जो इनकी जो सोर्स ऑफ इनकम, इससे कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है इन दोनों चीज़ों पर, एजुकेशन पर और महिलाओं के जीवन पर इसका कितना इम्पैक्ट? जब उनकी कमाई रोजी रोटी नहीं रहेगी तो उसमें उनकी महिलाओं पे क्या असर पड़ेगा, घर में खाना वाना नहीं बनेगा, बच्चे पढ़ाई नहीं कर पाएंगे और बच्चे और सामने का परिवार और गरीब होता चला जाएगा। और आरक्षण, जैसे आरक्षण की बात करते हैं तो आरक्षण जो होता है, जो हमारे समाज के कोई भी बच्चा पढ़ा लिखा जो है उसकी कुछ मदद मिलती है, उसको भी कहीं अधिकारी बनता है या किसी अच्छी पोस्ट पे होता है। अच्छा, एक बड़ा सवाल है, टीवी में बड़े चैनलों में हमेशा जिस वाराणसी को दिखाया जा रहा है, क्या वाकई वो वाराणसी एक नाविक के लिए है या नहीं? नहीं, वो तो एक सुंदरीकरण के साथ को दिखाई, जो पुराना हमारा बनारस था, हमारा जो नाव घाट हमारा जो पुराना दिखता है, तो उसको बदला जा रहा है। वो संस्कृति नहीं है जो हमें पुरानी बना चुकी, वो ये हमारे लिए अच्छी थी, ज़्यादा अच्छी थी। नहीं, लेकिन पीएम मोदी ने करोड़ों रुपये लगा के 33 महीने में 33 करोड़ लगा के इसको बनाया, तो क्या आप लोग कुछ नहीं है? उससे थोड़ा साफ सफाई हो रहा है, पानी का क्लीन हो रहा है, बट अभी भी वो पुरानी संस्कृति बना जो लोग देखते हैं तो पुरानी संस्कृति को देखने आते हैं। पुराने जो महल है उनको देखने आते हैं, ना कि पिंक कलर देखने नहीं आते। जो कलर हुआ है
पुराने पुराने महलों को, यहाँ की संस्कृति को देखने आते थे। तो आप देखिए कि जहाँ एक तरफ बड़े न्यूज़ चैनल में बड़ा बड़ा दिखाया जा रहा है वाराणसी के सौंदर्यीकरण को, वहाँ एक बनारसी का कहना कि हम ये नहीं चाहते, हम उस ही बनारस को चाहते हैं जिससे वो पहचाना जाता है, जो उसकी सांस्कृतिक धरोहर है।